खिलाड़ी कह रहे हैं कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है हम धरना स्थल पर ही रहेंगे। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अब क्या बोल रही है? देखिए, जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है, अब क्योंकि 2 धाराओं में उनको जो लगी है, उन पर जो एक पॉस्को जो के तहत कार्रवाई होगी और दूसरी जो है जो महिला पहलवानों की जो शिकायत है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और 7 साल से जो पॉस्को के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 7 साल न्यूनतम सजा होती है और अधिकतम सजा जो है उम्र कैद होती है। और दूसरे ऑफेंस पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें न्यूनतम जो है पहले अपराध करने पर 1 से 3 साल तक की सजा होती है और दूसरे वही अपराध करने पर 5 साल की सजा होती है। लेकिन यहाँ अब तुरंत गिरफ्तारी संभव नहीं है क्योंकि अभी इंटेरोगेशन होनी है। इंटेरोगेशन में वक्त लगेगा और कम से कम 6 से 7 दिन लगेंगे और उसके बाद 4 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी और उसमें पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जाएगी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या जांच से चीजें सामने आई। और वहीं तुरंत गिरफ्तारी तो संभव नहीं है, लेकिन पहलवानों का कहना है कि अगर 7 दिन क्या, अगर उनको 70 दिन भी लग जाएं तो भी वो धरना प्रदर्शन को छोड़ेंगे नहीं। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही वहां से वो हटेंगे। जी, अपनी उनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से वो लगातार 7 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं तमाम जो ये रेसलर्स हैं, खिलाड़ी हैं, ये वहीं पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनकी इससे अगर ये धरना नहीं खत्म होता तो इनकी प्रैक्टिस पर, इनके आने वाले खेलों पर मनोज जी कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जो मई का महीना है इसमें कोई विशेष टूर्नामेंट है नहीं, लेकिन हाँ जून में बहुत टूर्नामेंट है। सासारी कप जो इटली में आयोजित किया जाता है। मनोज एक मिनट आपको रोकूंगी। जंतर मंतर प्रियंका गांधी पहुंची है, खिलाड़ियों के समर्थन में सीधा लेकर चलते हैं। आप देखिए वहां पर पहुंची है, खिलाड़ियों से बात कर रही हैं। तमाम राजनीतिक दल जिस तरीके से हम बता रहे थे कि जंतर मंतर इन खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंच रहे हैं और आज इस वक्त प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, महिला खिलाड़ियों की बात करती हैं। एक वक्त में जो है प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, लेकिन आज जो ये लड़कियाँ देश के लिए लड़ती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेडल दिलाती हैं और उन्हीं जो है महिलाओं को आज अपने इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। मनोज, कैसे देखेंगे आप प्रियंका गांधी जिन्होंने हमेशा लड़कियों की आवाज़ बुलंद की है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है, आज इन एक्चुअल में लड़ने वाली महिला पहलवानों के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। कितना मनोबल इनका बढ़ा होगा? देखिए, ये सब जो पहलवानों ने आह्वान किया था 2 दिन पहले और बहुत ही गुस्से में, बहुत ही निराश होकर कि एकजुटता का नारा दिया था कि एकजुटता अगर अब नहीं आएगी। उन्होंने क्रिकेटर्स को भी आमंत्रित किया था अपनी इस मुहिम में। राजनीतिक तो शुरू से ही कह रहे थे कि वो इस मुहिम में उनका साथ दें। आज अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं वहाँ और तमाम बड़े नेता, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। कपिल देव ने जो है ट्वीट करके बहुत ही गुस्सा जाहिर किया है। और उसके अलावा नीरज चोपड़ा, ओलंपिक मेडलिस्ट, वो भी इनके साथ मुहिम में शामिल हो गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो सोमवार को इनके धरना प्रदर्शन पर आएंगे। और इसके अलावा मदन लाल और क्रिकेटर के अलावा भी जो है तमाम जो और क्रिकेटर हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, हरभजन सिंह हैं, इन सब ने समर्थन किया है। इरफान खान ने समर्थन किया है, रानी रामपाल ने इनका समर्थन किया है। तो अब प्रियंका गांधी आई हैं तो ये अपने आप में एकजुटता जो है पहलवानों की असर होती हुई दिखाई दे रही है। और हम आपको याद दिला दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने रंग भेद के खिलाफ जो है अपने घुटनों पर बैठकर एकजुटता ही दिखाई थी। विश्व मानचित्र पर सबके साथ खड़े होने का परिचय दिया था। फीफा वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही ईरान की तरफ से देखने को मिला था। जब ईरान की महसा अमीनी की हिरासत में मौत हो जाती है, पूरा देश एकजुट हो जाता है ईरान। तो ईरानी जो है वहां पर जब राष्ट्रगान होता है तो वो इसका विरोध करते हैं और राष्ट्रगान नहीं गाते, उसमें भाग नहीं लेते। अमेरिका की तरफ से भी इस तरह से कॉलिन कैपरनिक्स का जो यूएस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनका भी ये मामला सामने आया था। उन्होंने भी राष्ट्रगान के दौरान जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया था। तो इस तरह से जो एकजुटता होती है वो कई बार रंग असर दिखाती है। वही कुछ अब देखने को मिल रहा है क्योंकि अब प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। कांग्रेस के लोग और तमाम, क्योंकि पहलवानों का कहना है कि हमें बीजेपी से कोई परहेज नहीं है, बीजेपी के लोग आते हैं, सादर आमंत्रित हैं। हमारा विरोध जो है
खेल मंत्रालय से है, हमारा विरोध पुलिस से है। अब लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा पहलवानों को भी यहाँ संयत होना चाहिए, संयत भाषा रखनी चाहिए, क्योंकि यही पुलिस जिसका आप आलोचना कर रहे हैं वही इस मामले की इंटेरोगेशन करने वाली है। वही अगर आप उन पर ही भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर जो देश की छवि की बात पीटी उषा ने कही है उसे हम गलत कैसे ठहरा सकते हैं। जी ये भी जानना चाहेंगे मनोज आपसे कि जिस तरीके से 2 एफआईआर दर्ज की गई है, एक पॉक्सो एक्ट के तहत की गई है और दूसरी जो है बाकी महिला पहलवानों ने जो यौन शोषण का आरोप लगाया है उसको लेकर के हुई है। जांच की आप बात कर रहे हैं, इंटेरोगेशन की आप बात कर रहे हैं, तो इस मामले में आगे पुलिस कब कदम बढ़ाएगी? क्योंकि ऑलरेडी पुलिस ने पहले इनकी कंप्लेंट दाखिल नहीं की थी, एफआईआर नहीं इनकी दाखिल की थी, और जब कोर्ट का दखल होता है तब एफआईआर होती है। लेकिन अब भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये से ये खिलाड़ी नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष देखना चाहिए। 21 अप्रैल को ऐसा नहीं है कि शिकायत दर्ज नहीं हुई, पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, एफआईआर दर्ज नहीं की थी, और उसमें उन्होंने यही एक सवाल उठाया था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी कि जो प्रारंभिक जांच है वो उसके फैक्ट्स उनके सामने होने चाहिए, क्योंकि जो ओवरसाइट कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट 5 अप्रैल को जमा कराई थी वो सार्वजनिक नहीं की गई। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पुलिस को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। आईओए ने अपनी रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं की थी। तो अब जो है खेल मंत्रालय भी तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का डंडा जब पड़ता है ना, सुप्रीम कोर्ट जब अपनी बात रखता है अपने सामने सबके सामने और निर्देश देता है पुलिस को, तब सारी व्यवस्थाएं अपने आप दुरुस्त हो जाती हैं। अब आप देखिए कि खेल मंत्रालय भी कह रहा है कि हम अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ाएंगे। जो कोई महिला पहलवान या कोई जो आरोपी के खिलाफ कोई बात कहना चाहता है तो हम उसका खुले मन से स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर विनेश फोगट ने साफ कल हमसे इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हमें कोई भरोसा नहीं है खेल मंत्रालय पर, हमें कोई भरोसा नहीं है खेल मंत्रालय की किसी भी कमेटी पर। अब वो जांच का दायरा बढ़ाएं या कुछ करें, हमारी कोई महिला आगे नहीं आएगी। हमने उनसे यही सवाल किया था कि भाई अभी तो 7 महिलाओं ने शिकायत दर्ज की है, आप तो कह रहे हैं कि ऐसे 1000 केस हैं, तो 7 नहीं तो 70 महिलाएं अगर सामने आएंगी तो उसका असर ज्यादा होगा। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल इनके साथ बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे, हमें इन पर कोई भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, जो हमें निर्देश देगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। जी खेल मंत्रालय की अगर बात करें, अनुराग ठाकुर को हमने सुना, उन्होंने बताया किस तरीके से उनकी खिलाड़ियों से बात हुई है, कितने राउंड बात हुई है, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन जो अगर कमेटी की रिपोर्ट की बात करते हैं, इस बारे में जानकारी उन्होंने भी कुछ नहीं दी है। मनोज जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने भी कोई जानकारी नहीं दी है, और उन्होंने तो बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है, आदेश वाले दिन ये बात जरूर कही है शुक्रवार को कि हम इसका जांच का दायरा बढ़ाएंगे। और तमाम जो कंट्राडिक्शंस नजर आ रहे हैं, विरोधाभासी बयान नजर आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी 2 दिन में जो है 12 घंटे बातचीत होती है पहलवानों से, लेकिन वही पहलवान कहते हैं कि हमारी तो 12 मिनट भी बातचीत नहीं हुई उनसे, हम वहां बैठे रहे और हमें बहुत देर तक बिठाए रखा गया, और वहां जो 2 दिन में जो 7 और 5 घंटे की बात की जा रही है वो सब बेकार है, बेकार की बातें हैं, उलझुल बातें हैं। उन्होंने सिरे से इन सब बातों को खारिज कर दिया है। जी आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर आगे की बात करते हैं, जैसे कि अब जो है ब्रजभूषण सिंह जो है उनसे पूछताछ की जाएगी, इंटेरोगेशन होगा। ब्रजभूषण की बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन्होंने जो है सामने आकर ये तो कहा है कि मेरे कर्म के हिसाब से मुझे फल मिलेगा, मैंने कुछ किया नहीं है, खिलाड़ियों को संयम से सब्र से काम लेना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने की है कि अब माननीय कोर्ट का जो भी फैसला उसे मानते हो, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। लेकिन अपने बचाव में उन्होंने क्या कुछ कहा है मनोज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह से एक औपचारिक सी बातचीत जरूर हुई थी, ऑन कैमरा वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी बातचीत का लबोलुआ कुल मिलाकर यही था कि उन्होंने कुश्ती जगत के लिए, कुश्ती के लिए बहुत योगदान उनका रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनसे पहले कोई भी पूर्ववर्ती अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ का ऐसा नहीं रहा जिन्होंने अपने क्षेत्र में 10 नेशनल्स कराए हों, 10 नेशनल प्रतियोगिताएं कराई हों। उनका कहना है कि हम ट्रायल कराना चाहते थे और पहलवान ट्रायल के लिए तैयार नहीं थे। ये हाई प्रोफाइल पहलवान है, ये कहते हैं कि उनको बिना ट्रायल के ही वहाँ मौका मिले। लेकिन अब बजरंग पूनिया का कहना है कि मैं जब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आऊंगा, जो नियम पहले चल रहा है उसी को बहाल रखा जाए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है अमेरिका में ऐसा नहीं होता, रूस में ऐसा नहीं होता, ईरान में ऐसा नहीं होता। यहाँ जो क्वालिफाई करके आता है तो वो पहलवान क्वालिफाई नहीं करता, उसका वेट क्वालिफाई करता है। तो उस वजन वर्ग में हम उसी को फॉलो करेंगे जो अमेरिका में, रशिया में, ईरान में हो रहा है। और उसके लिए एक जो पहलवान है
वो तो उसको हम अलग रखेंगे और बाकी पहलवान उसी वजन वर्ग के आपस में ट्रायल देंगे। जो विनर होगा वो फिर बजरंग पूनिया या ऐसे किसी खिलाड़ी से जो क्वालिफाई करके आया है उससे उसका मुकाबला कराएंगे और बेस्ट ऑफ 3 मुकाबले होंगे ताकि सर्वश्रेष्ठ पहलवान का चयन हो सके। उनका यह भी कहना है कि कई बार पहलवान जो क्वालिफाई करके आता है, अब बेशक उसका वजन ही क्वालिफाई किया हो, लेकिन वो फिर बहुत ही लेथार्जिक हो जाता है, बहुत निष्क्रियता दिखाता है, उतना एक्टिव नहीं हो पाता जितना कि उसे होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिससे उनको फंसाया गया है और इसके पीछे एक लॉबी काम कर रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है जो पहलवानों को प्रभोग कर रही है, उनको आगे बढ़ा रही है और उन्होंने उसमें कई पूर्वाग्रहों से ग्रसित लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया उन्होंने कि वो उनके खिलाफ 2012 में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ताल ठोकी थी अपनी, लेकिन उसके बाद उनको बैठना पड़ा और उनका जो वकील है वही वकील अब पहलवानों का भी वकील है। तो इससे उनका कहना है कि बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती। अजय, जिस तरीके से आप रूल्स और रेगुलेशंस की बात कह रहे हैं, क्वालिफाई करने की बात कह रहे हैं, इस पर साक्षी मलिक को हमने सुना था। साक्षी मलिक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग क्वालिफाई करके ही खेलने जाते हैं, क्वालिफाई करने के बाद जब खेलने जाते हैं तो कई बार हम हार के भी लौटते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बातों में जो ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं उनमें कोई जो है दम नहीं है, ये तमाम बातें झूठी हैं, ये साक्षी मलिक ने कहा। साक्षी मलिक ने देखिए ये कहा है, ये जो कहा है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक यही कहा है, लेकिन इस सवाल के जवाब में नहीं कहा है। उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा है जब उन पर यह आरोप लगा था कि अब पहलवान चुक चुके हैं, अब वो खत्म हो चुके हैं, उनका करियर नहीं बचा है, तब उन्होंने कहा कि नहीं हम भाग लेते हैं। विशाखापट्टनम में मैं आपको याद दिला दूं कि साक्षी मलिक का कोई पदक नहीं आया था, वो 2 कुश्तियां हार गई थी, ओलंपिक मेडलिस्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जज्बा जो है हमारा कम नहीं हुआ, हम कुश्ती में लगातार भाग लेते रहे। हम पर यह आरोप लगता रहा कि नेशनल चैंपियनशिप में भाग नहीं लेते हैं, हाई प्रोफाइल हो गए हैं, लेकिन मैं तो लगातार भाग लेती हूँ। इस तरह के आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने साक्षी मलिक ने ये बात कही। बात तो वही है कि जिस तरह की बातें ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं, क्वालिफाई करने की बात को ले रहे हैं, उसी पर सफाई कहीं ना कहीं साक्षी मलिक ने दी है। भले उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। ओलंपिक क्वालिफाइंग की बात है और ये अलग बात है। वो ओलंपिक क्वालिफाइंग को लेकर बात थी और ये उनकी निष्क्रियता को लेकर बात है और निष्क्रियता के जवाब में उन्होंने ये बात कही कि वो निष्क्रिय नहीं है, लगातार ओलंपिक क्वालिफाइंग एक अलग मुद्दा है जी। ओलंपिक क्वालिफाइंग एक अलग मुद्दा है जो बजरंग वही मैं जानना चाह रही हूँ मनोज। ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो तो तमाम खिलाड़ियों को, क्योंकि ओलंपिक जो है इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है, उसके अलग मानदंड होते हैं, तो उन तमाम पैरामीटर्स को आपको पूरा करना होता है, तभी आप खेलने जा सकते हो। तो ब्रजभूषण सिंह अगर इस तरह की बात कहते हो तो इसमें कितना दम नजर आता है? देखिए वो ट्रायल होता है, वो कहते हैं ट्रायल कीजिए, जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो वहां जाएगा, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ओलंपिक क्वालिफाइंग में जाते हैं, लेकिन पहलवानों का ये कहना है जब हम ओलंपिक क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो हमें ही जाना चाहिए। जैसा कि 2016 के रियो ओलंपिक में जो हुआ था, वहां पर सुशील का मामला सामने आया था नरसिंह यादव के साथ, लेकिन उनका कहना है कि जो क्वालिफाई करके आता है, जो पुरानी परंपरा जो कुश्ती की चली आ रही है फेडरेशन की, उसी को बहाल रखना चाहिए, नई परंपरा नहीं पैदा करनी चाहिए। जबकि ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ का कहना है कि नई परंपरा का मतलब नहीं है, हम ये चाहते हैं कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान जाए। जब निशानेबाजी के अंदर, आर्चरी के अंदर या अन्य खेलों में जो नियम लागू होते हैं, क्योंकि कई बार होता है, हमने देखा है निशानेबाजी में कि जो निशानेबाज क्वालिफाई करके आता है, कई बार वो ओलंपिक में नहीं जा पाता क्योंकि उसको ट्रायल देना होता है और ट्रायल में खिलाड़ी को छूट जरूर मिलती है। कुश्ती में भी यही हो रहा है कि क्योंकि लिखित कोई नियम नहीं है इस बात का, जो जैसा फेडरेशन चाहती है वैसे नियम बनता है। तो यहाँ पर जैसा दूसरी फेडरेशंस में हो रहा है, ब्रिजभूषण चाहते हैं कि वैसा ही भारतीय कुश्ती संघ में भी हो, जिसका पहलवान विरोध कर रहे हैं। ये सारी चीजें गतिरोध को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। जी मनोज, ये भी जानना चाहेंगे, अगर कुश्ती संघ की बात करें तो कुश्ती संघ का फ्यूचर अब क्या नजर आता है? क्योंकि पहलवान तमाम सड़कों पर बैठे हैं और अध्यक्ष की बात करें तो उन पर एफआईआर हो चुकी है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो वहां पर जिस तरीके से कुश्ती संघ की बात करते हैं तो वहां पर जो इलेक्शन होने वाले हैं वो भी अब होते हुए नजर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसको भी एक अलग जो है समिति हेड कर रही है। तो कुश्ती संघ का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है मनोज? देखिए, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन जिसकी अध्यक्ष पीटी उषा हैं, उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी कर दी है जो 45 दिन के अंदर अंदर जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की गतिविधियों पर नजर रखेगी, वही कामकाज करेगी, रोजमर्रा के कामकाज वही करेगी और 45 दिन में उसको चुनाव भी कराने होंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वो जो उन्होंने एडहॉक कमेटी बनाई है वो भी असंवैधानिक है, क्योंकि
कोई भी खेल संघ के अंदर सब ऑटोनोमस बॉडी हैं और ऑटोनोमस बॉडी में कोई भी आईओए हो या फिर खेल मंत्रालय वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक असंवैधानिक कमेटी बनाई गई है जो चुनाव कराएगी, तो इन चुनावों को पर कोई भी उंगली उठा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा खेल मंत्रालय को दूरदर्शिता दिखानी होगी, थोड़ा संवैधानिक प्रक्रिया अपनानी होगी, क्योंकि आईओए ने जो कमेटी बनाई है वो असंवैधानिक है और कल आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो चुनावों पर भी कोई भी उंगली उठा सकता है।